अर्तुगरुल गाजी के अहद के इस मरहले तक पहुंचते पहुंचते काई कबीला महज एक खाना बदोश जमात नहीं रहा था, बल्कि इनातोलिया के गैर मुस्तहकम सियासी माहौल में एक पहचानी जाने वाली ताकत बन चुका था। ये ताकत किसी वसी सल्तनत या बड़े लश्कर की सूरत में नहीं थी, बल्कि नज़्म, इत्तेहाद और मुस्तकिल क़यादत की सूरत में थी, जिसकी बुनियाद अर्तुगरुल ने बरसों की जद्दोजहद से रखी थी। मंगोल दबाव, बाज़ंतीनी सरहदी कशमकश और सल्जूकी इक़्तिदार की कमज़ोरी के दरमियान काई कबीला अब एक ऐसी हकीकत बन चुका था जिसे नज़रअंदाज करना मुमकिन न था। इस दौर में अर्तुगरुल की ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा फतूहात के बजाय तवाज़ुन बरकरार रखने में गुज़रा। वो जान चुका था कि हर तलवार उठाना फ़तह नहीं लाता और हर जंग कबीले के मफाद में नहीं होती। इसी शऊर ने उसे दूसरे तुर्कमान सरदारों से मुख्तलिफ बनाया। इसकी मजलिस में अब जंग से ज़्यादा मुशावरत होती, चरागाहों की तकसीम, कबायली नज़्म, अदल और दाखिली इख्तलाफात के हल पर बात होती। अर्तुगरुल की क़यादत अब सिर्फ एक जंगजू की नहीं, बल्कि एक बुज़ुर्ग सरदार की थी, जिसके फ़ैसले वक्ती फ़ायदे के बजाय आने वाले वक्त को देख कर किए जाते थे। काई कबीले के अंदरूनी ढांचे में भी वाज़ेह तब्दीली आ चुकी थी। ख़ानदानी निज़ाम मज़बूत हो चुका था। सरदारी का तसव्वुर महज नसब तक महदूद नहीं रहा, बल्कि अहलियत और जिम्मेदारी से जुड़ गया था। अर्तुगरुल खुद इसकी मिसाल था। वो अपने बेटों को महज जंगी तरबियत नहीं दे रहा था, बल्कि नज़्म, सब्र और क़यादत के उसूल सिखा रहा था। इसकी नज़र इस बात पर थी कि इसके बाद कबीला इंतशार का शिकार न हो, जैसा कि उसने अपने इर्द गिर्द कई तुर्कमान गिरोहों के साथ होते देखा था। इसी दौरान इनातोलिया में ताकत का खला मज़ीद गहरा हो रहा था। सल्जूक़े रोम के हुक्मरान मंगोल असर के तहत थे। फैसले मरकज़ से कम और हालात के दबाव से ज़्यादा हो रहे थे। ऐसे में सरहदी कबाइल की अहमियत बढ़ गई थी। अर्तुगरुल इस हकीकत को समझता था, मगर वो खुद को किसी बड़े सियासी खेल का महरा बनाने से गुरेज करता रहा। इसकी हिकमत अमली खामोश मजबूती थी, शोर के बगैर आगे बढ़ना और तसादुम के बजाय मौका को पहचानना। बाज़ंतीनी सरहद के करीब काई कबीले की मौजूदगी अब वक्ती नहीं रही थी। ये मुस्तकिल क़याम की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। किलों के साए में बसने वाले तुर्क कबाइल अब सिर्फ हमला आवर नहीं समझे जाते थे, बल्कि एक ऐसी कुव्वत के तौर पर देखे जाते थे जो इलाके में नज़्म कायम रख सकती थी। ये सब किसी बड़ी जंग के बगैर हुआ, और यही अर्तुगरुल की सबसे बड़ी कामयाबी थी कि उसने खूनरेज़ी के बगैर ज़मीन पर गिरफ्त मजबूत की। अर्तुगरुल के इस दौर की ज़िंदगी में खामोशी गालिब आ चुकी थी। वो कम बोलता, ज़्यादा देखता था। कबीले के फ़ैसले अब इज्तिमाई मुशावरत से होते, मगर आखिरी वज़न इसकी राय का ही होता। इसके अल्फाज कम थे, मगर असर रखते थे। वो जानता था कि क़यादत सिर्फ मैदान जंग में नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में दुरुस्त फ़ैसला करने का नाम है। ये वो मरहला था जहां अर्तुगरुल की शख्सियत एक तारीख़ी पल बन चुकी थी। एक तरफ वो कदीम तुर्कमान रिवायात का अमीन था, और दूसरी तरफ एक नए सियासी नज़्म की बुनियाद रख रहा था, जिसका शऊरी ऐलान इसने कभी नहीं किया, मगर इसके अमल खुद बोलते थे। काई कबीला अब बका के मरहले से निकलकर तसलसल के मरहले में दाखिल हो चुका था। अर्तुगरुल गाजी के आखिरी बरसों में काई कबीला ज़ाहिरी तौर पर पुरसकून था, मगर यह सुकून किसी ठहराव का नहीं, बल्कि एक मरहले के इख्तिताम का इशारा था। वो सरदार जो बरसों तक नकल मकानी, दबाव और ख़तरात के दरमियान कबीले को संभालता रहा था, अब जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हो चुका था, मगर ज़हनी तौर पर पहले से ज़्यादा वाज़े और मजबूत था। उसकी नशिस्तों में अब तलवार कम और बात ज़्यादा होती थी, और उसकी गुफ्तगू में मुस्तकबिल की फ़िक्र नुमाया नज़र आती थी। इन बरसों में अर्तुगरुल ने कबीले के नज़्म को हतमी शक्ल दी। उसने वाज़े कर दिया कि क़यादत महज ताकत से नहीं, बल्कि ज़िम्मेदारी और अदल से चलती है। कबायली मामलात में इसका झुकाव अब फौरी रद्द-ए-अमल के बजाय मुस्तकिल हल की तरफ था। चरागाहों, बाहमी इख्तिलाफात और सरहदी मामलात में वो तवाज़ुन चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि इसके बाद कबीला अगर मुंतशिर हुआ तो बरसों की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तारीख़ी हवालों के मुताबिक इस ज़माने में अर्तुगरुल बराह रास्त किसी बड़ी जंग या मुहिम में शरीक नहीं रहा। इसकी वजह खौफ या कमज़ोरी नहीं, बल्कि तजुर्बा था।
وہ جان چکا تھا کہ اس کا اصل کردار اب لڑنا نہیں بلکہ راستہ ہموار کرنا ہے۔ یہی وہ سوچ تھی جو اسے محض ایک قبائلی سردار سے آگے لے جا کر ایک تاریخی کردار بناتی ہے۔ کائی قبیلے کے افراد ارطغرل کو اب ایک بزرگ کے طور پر دیکھتے تھے۔ اس کے فیصلے کم تھے مگر آخری ہوتے تھے۔ وہ خاموشی سے دیکھتا کہ قبیلہ کس سمت جا رہا ہے اور ضرورت پڑنے پر صرف ایک جملہ کہہ کر پوری مجلس کا رخ بدل دیتا۔ اس کی موجودگی ہی نظم کی علامت بن چکی تھی۔ وقت کے ساتھ اس کی صحت مزید کمزور ہوتی گئی۔ وہ اب زیادہ وقت خیمے میں گزارتا مگر قبیلے کے معاملات اس سے اوجھل نہیں تھے۔ لوگ مشورے کے لیے اب بھی اسی کے پاس آتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے سب کچھ دیکھا ہے: ہجرت، خطرہ، عدم استحکام اور بقا۔ اس کا تجربہ قبیلے کا سب سے قیمتی سرمایہ تھا۔ ارطغرل کی آخری ایام میں سب سے نمایاں بات یہ تھی کہ اس نے کسی قسم کی جلدی یا ہنگامی فیصلہ نہیں کیا۔ اس نے قبیلے کو اس حال میں چھوڑنے کی کوشش کی کہ اس کے بعد خلا نہ پیدا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی وفات کسی فوری بحران کا سبب نہیں بنی بلکہ ایک طے شدہ حقیقت کے طور پر قبول کی گئی۔ تاریخی روایات کے مطابق ارطغرل غازی کا انتقال اناتولیہ میں ہوا جہاں اس نے برسوں قیام کیا تھا۔ اس کی وفات کسی جنگ میں نہیں ہوئی بلکہ ایک طبعی انجام تھا، جیسا کہ اکثر وہ لوگ پاتے ہیں جو اپنی زندگی کا بڑا حصہ جدوجہد میں گزار چکے ہوں۔ اس کی موت کے ساتھ کائی قبیلے کا ایک طویل اور مشکل دور اختتام پذیر ہوا۔ ارطغرل غازی کی وفات صرف ایک شخص کی موت نہیں تھی بلکہ ایک عہد کا خاتمہ تھا، وہ عہد جس میں بقا سب سے بڑا سوال تھا اور قیادت کا مطلب زندہ رہنا تھا۔ اس کے بعد آنے والا زمانہ مختلف تھا، نئے مواقع اور نئے چیلنجز کے ساتھ۔